नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश के मद्देनजर लिया गया फैसला। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया है आदेश। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने एक बार फिर से जारी कर दिया है। और ऐसे में जिला प्रशासन ने भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी की है। ऐसे में आज ज़्यादातर जगहों पर स्कूल को बंद रखा गया है और 3 जिलों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। 3 जिलों के स्कूलों की छुट्टी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था भारी बारिश का, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और स्कूल बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूल बंद रहेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? आज स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके में भारी बारिश हो रही है और आज और कल दोनों दिन जो है बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा। और इसी के चलते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो है आज सभी स्कूल जो है देहरादून जिले के बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ टिहरी और नैनीताल जिले के भी जो है स्कूलों को बंद करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। इसी के साथ साथ हरिद्वार की अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा के चलते पहले से ही जो है स्कूल बंद है और भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में जो है बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी के चलते हुए स्कूलों को आज बंद करने के नए आदेश भी किए गए। और खासतौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार भारी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है। भारी बारिश जो हो रही है जिससे कई जगहों पर भूस्खलन के चलते मार्ग भी बाधित है। कई जगहों पर जो है आपदा जैसी स्थिति भी है, कई जगहों पर आपदा भी आई है। और राजधानी देहरादून की बात की जाए तो काफी जलभराव की समस्या जो है इस वक्त बारिश जब होती है तो राजधानी देहरादून में उत्पन्न होती है, जिसमें कि कई लोगों को जो है काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता है। तो इसके मद्देनजर जो है फैसला लिया गया है। और आज रेड अलर्ट को देखते हुए बारिश के फैसला लिया गया कि सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शिक्षण संस्थानों की जो है वो छुट्टी है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं अरुण? जी सर, बिल्कुल। देखिए, बच्चों की क्योंकि जब छुट्टी होती है तो फिर उसके बाद जो है पढ़ाई को लेकर भी जो है पढ़ाई प्रभावित ना हो, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर समय समय पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। बच्चों की समय समय पर टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जो है उनका जो कोर्स है वो पूरा कराया जा रहा है। उनकी पढ़ाई भी जो है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हो रही है जिस दिन जो है बच्चों की छुट्टी होती है। तो इस तरीके की तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ चाहे यात्रा भी जिस तरीके से चल रही है, मार्गों पर जगह जगह पर जो है सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार राहत बचाव कार्य भी जो है वो किए जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहाँ वहाँ पर जो है पूरी तैयारियों के साथ शासन प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। अभी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कितना अभी खतरा भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी है और ऐसे में क्योंकि कई जगह से जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वो भी डरा रही हैं। तो अभी क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और किन किन जिलों में ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी भी जाहिर की गई है? जी सर, बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो है देहरादून समेत टिहरी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर दिन के साथ साथ जो है रात में भी सतर्कता बरतने के जो है वो हिदायत दी गई है। और जो जिस तरीके से पहाड़ी जनपदों की अगर बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, यात्रा भी चल रही है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यात्री को अगर जरूरी है तो ही आने की जो है वो कहा गया है। और ऐसे में यात्रा करने से भी जो है वो बचने के लिए कहा गया है कि यात्री जो है वो हम्म सोच समझ कर अपनी पूरी सुरक्षा के साथ है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से लगातार बिगड़ रहा है और भारी बारिश है वो देखने को मिल रही है जिससे मार्ग भी बाधित है। तो हम्म ऐसे में जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को साफ तौर पर हिदायत भी दी जा रही है। नदी नाले
के आसपास जाने से भी जो है मना किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। तो इस तरीके के तमाम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत जिले में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि इन दिनों पर्वतीय जिलों में यात्रा करने से बचें। साथ ही भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में दिन के साथ ही रात के समय में भी सतर्कता बरतें। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे। हालांकि मंदिर के शिलान्यास के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों, संतों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। विवाद हुआ तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक ही स्थान है, दूसरा स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थान पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में ही रहेगा। सीएम की बातों पर साधु संतों में नाराजगी खत्म हो गई, लेकिन सियासत नहीं। कांग्रेस वाले इसे लेकर यात्रा कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में उपचुनाव है। इधर कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा का उपचुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। हमारा चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति के बीच किस पार्टी के नेता के बयान पर प्रदेश की जनता यकीन करे, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के कई गांवों में आज भी सड़कें नहीं बनी। प्रदेश में कई इलाके ऐसे जहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। राज्य में कई इलाके जहां शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है, जिसे लेकर बहुत कम ही पैदल यात्रा की जाती। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ऐसे चिल्लाते हैं जैसे धार्मिक स्थलों पर किसी खास पार्टी का कब्जा है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हों, बताते रहे हों, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हों, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हों, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही। कांग्रेस की यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए कि अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ये यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए हैं कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसमें कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही और इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद सामने आ गया।
साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है वहां उसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे। इससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज़्यादा आए तो वह केदारनाथ। ये हमारी यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा वहाँ पे इतना ज़्यादा ना हो, सरकार के नाम से ज़्यादा नाम न बढ़े। और दूसरा, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है, ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। फिर आप देखिए पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा में, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी का कहना है कि ये एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा का उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जोशी ने कहा कि हमारे 4 मुद्दे हैं और उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच से होकर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ गर्भगृह से सोना चोरी हुआ। इसके साथ ही मंदिर के नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में कैमरे लेकर गए। कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा किया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जा रही। उपचुनाव से यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। उपचुनाव से इसको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो ताज्जुब लग रहा है कि आप जैसा विद्वान वर्ग और मीडिया जो लोकतंत्र का रक्षक होता है, चौथे खंभे के रूप में काम करता है, अगर इस यात्रा को चुनाव से जोड़ लें तो मैं समझता हूँ हमारी यात्रा निरर्थक होगी। हमारा चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। हम ये 4 मुद्दे हैं हमारे, हम इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और हमारे मुद्दे गलत हैं या सही हैं इसका विवेचन आपको करना है। इसके लिए आशीर्वाद आपने देना है। क्यों, जब स्वयं भाजपा के लोगों ने कहा है कि 230 किलो सोना हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्हें स्वयं पत्र लिखा, सोना लग रहा है, सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके लिए आवश्यक है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, कहा है। और मंदिर के गर्भगृह में मोदी जी घुस गए, 4-5 कैमरे लेके घुसे, वहाँ की पवित्रता भंग की। कभी केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ है। या मंदिर में कोई भी जाता है तो कैमरे साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो गर्भगृह है, वहाँ पर वैसे तो कोई व्यक्ति भी डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता है। मोदी जी ने गर्भगृह के नियमों को तोड़ा है। और जो कृष्णा माई की गुफा है उसमें भी उन्होंने उसका नाम मोदी गुफा करने का क्या औचित्य है। और पंडा पुरोहितों की मांगों का वो अवहेलना कर रहे हैं। जो मांग उनकी है, सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। इन मुद्दों को लेकर हमारी यात्रा है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो वहीं किशोर उपाध्याय को जवाब देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय पहले खुद कांग्रेस में रह चुके, उन्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश आपदा से त्रस्त है और भाजपा सरकार बीजेपी को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल हो रही है। इसलिए सरकार प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है, जबकि ये यात्रा हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस की जो केदार यात्रा है, ये एक आस्था और जो हमारी परंपरा है उसके संरक्षण और उसके सुरक्षा के लिए हो रही है। अगर भाजपा अपने डबल इंजन की सरकार ने केदार मंदिर को दिल्ली में स्थापित करे या उसका कोई दूसरा रूप करके उसको कहीं दूसरी जगह स्थापित करे तो ये जन भावनाओं का मजाक है। वही किशोर भाई की बात, वो तो कांग्रेस में रह चुके हैं। अगर भाजपा प्रदेश में हो रही भूस्खलन या दूसरी बातों का ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस की इस यात्रा पर कुछ कमेंट करे तो ये अच्छा नहीं लगता। उनकी यात्राएं होती रही हैं। कांग्रेस ने कभी किसी यात्रा पर कोई कटाक्ष या कोई कमेंट नहीं किया। ये हमारी श्रद्धा और भक्ति है। कांग्रेस पार्टी केदार यात्रा कर रही है।
दरअसल केदारनाथ को लेकर प्रदेश में चर्चा तब तेज हुई जब दिल्ली के बुराड़ी में एक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सीएम धामी ने केदारनाथ धाम का शिलान्यास किया, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि प्रदेश के साधु संतों ने भी नाराजगी दिखाई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीएम धामी ने साधु संतों से बातचीत में साफ कर दिया था कि केदारनाथ धाम सिर्फ केदारनाथ में है। इसके बाद ट्रस्ट ने भी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और बाद में धामी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया, जिससे तमाम सवालों पर विराम लग गया और इन सबके बीच कांग्रेस ने केदारनाथ तक पैदल यात्रा की घोषणा कर दी। लिहाजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हरिद्वार से लेकर केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासत चरम पर है। ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है, लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ करने वाले हैं नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही कि आरोपों की राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में उपचुनाव। लिहाजा एक तरफ जहां कांग्रेस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करती है और बीजेपी वाले ये बताने की पूरी कोशिश में कि कांग्रेस वालों का सनातन से कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों शंकराचार्य तक ने ये कह दिया था कि मौजूदा वक्त में धर्म में भी राजनीति की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर सियासी रोटी सेक रहा है और कौन धर्म के नाम पर जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विचार कीजिए, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अक्सर में ट्रेनों का संचालन अगले एक हफ्ते तक बाधित रहेगा। मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग के रोजा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से 22 ट्रेनें 6 अगस्त तक निरस्त रहेंगी। बता दें कि देहरादून हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस आज से 5 अगस्त तक देहरादून और लखनऊ के बीच ही चलेंगी, जबकि सहारनपुर प्रयागराज सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस का रूट हापुड़ से खुर्जा अलीगढ़ होते हुए लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया है कि रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से मेगा ब्लॉक किया गया है। मेगा ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिसकी सूचना पहले से ही जारी की जा चुकी है। हरिद्वार एसएसपी परवीन सिंह डोभाल के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा कुशलता पूर्वक चल रही है। हरिद्वार एसएसपी के सुपरविजन में सुपर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते शहर में कहीं भी ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। एसएसपी खुद ही सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स तत्पर है। पुलिस कर्मी उमस भरी गर्मी के बीच भी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैदी से डटकर शिव भक्तों और उनके वाहनों को गंतव्यों के लिए रवाना कर रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ कई सामाजिक संस्थाएं लगातार अब कांवड़ियों की सेवाओं में जुटी हुई हैं, तो वहीं लक्सर में खाकी भी शिव भक्तों में पीछे नहीं है। इसी के चलते लक्सर पुलिस जगह जगह कांवड़ियों को भोजन, पानी, फल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित कर रही है। वहीं लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के पास कुआखेड़ा चेकपोस्ट पर भी पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को हलवा वितरित किया है। से हमारा जो कांवड़ मेला है वो अपने पूरे सीमा पे पहुंच चुका है। आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगातार ये तीसरा दिन है डाइवर्जन का। जितने हमारे कांवड़ के साथी हैं वो सारे यहाँ से अपने जल लेने के लिए लक्सर के थ्रू होते हुए बैरागी जा रहे हैं। बैरागी से जल लेके कल शाम से इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एसएसपी सर के निर्देशन के अनुसार तथा उनकी गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके हम अपनी शिव भक्ति को थोड़ा दिखा सकें। कल हम लोगों ने यहाँ पे जलपान का वो रखा था, आज यहाँ पे हलवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रसाद के रूप में। तो जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है, यहाँ की सुरक्षा करने के साथ साथ हम लोग अगर जो सेवा हो पा रही है उसका ज़रूर करवा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन अच्छे से चल रहा है, सभी ड्यूटियाँ मौजूद है तथा एसएसपी सर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा कुशल संपन्न होने के लिए हम लोग। हरिद्वार के जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है,
जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, बलविंदर चौधरी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा है कि जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से बदलाव आएगा। कैदी अपराध राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर अपना योगदान देंगे। सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है वो सब जो है आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में पड़ता है। मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत जोशीमठ नगर के रविग्राम खेल मैदान में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बता दें, खेल प्रतियोगिता खंड शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशन पर कराई जा रही है, जिसमें मेडिसन और 600 मीटर रन, शटल रन, 30 मीटर फ्लाइंग रन, स्टेडिंग, ब्रांड जंप, फॉरवर्ड, ब्रेंड रिच जैसे खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में नगरपालिका क्षेत्र के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रायल में चयनित छात्र छात्राओं को जिला स्तर पर सीएम उदयमान खेल उन्नयन छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाएगा। हल्द्वानी में विशेष समुदाय के टेम्पो चालक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर फरार हो गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण और छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश भी दिखा, जिसके चलते आज MBPG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में हंगामा किया है। महीने हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन हिंदुओं को ये कहकर हमेशा चुप करा दिया जाता है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और हिंदू हमेशा दबता आया है, इसलिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू जागरूक हो चुका है, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हर बार अभी बीच में कुछ टाइम पहले बनभूलपुरा में भी कांड हुआ था, उन लोगों को भी सबको बेल मिलने लग गई है। अगर ऐसे ही इन अपराधियों को पकड़ेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इनको बेल दे दी जाएगी, ये बाहर निकल के फिर वही हरकतें करेंगे। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। सब लोगों के कॉलेज आने का, अपने कॉलेज से घर जाने का, ट्यूशन जाने का माध्यम ही ऑटो है, और सब बरेली से बाहर से हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। जितने ऑटो चालक यहाँ पर हैं, जितने हल्द्वानी में ऑटो चल रहे हैं, आधे से ज्यादा के पास लाइसेंस नहीं है, सबके लाइसेंस बने। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका ऑटो सीज हो और क्या कहते हैं उनका सत्यापन कराया जाए। मेरा नाम कल 16 साल की एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद अंसारी है। और मैं थोड़ी सी नाराज हूँ प्रेस वालों से भी, क्योंकि उसमें ना उन लोगों ने डाला है कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये चीज ना उसको हेल्प करेगा कि कल के दिन हो सकता है उससे जबरदस्ती बुलवाया, हो सकता है किसी और ने किया। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल में छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।